सुल्ताना डाकू के किस्से आप सभी ने सुने होंगे और महान शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम से भी आप सब वाकिफ होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार ये मशहूर शिकारी खुद सुल्ताना डाकू के हाथों शिकार होने से बाल बाल बचा था। ये किस्सा खुद जिम ने अपनी किताब माय इंडिया में साझा किया है। नमस्कार, मैं नैना शर्मा और आज हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट और डाकू सुल्ताना की इस दिलचस्प कहानी पर। दरअसल रेलवे की नौकरी करने के बाद जंगलों की जानकारी ने जिम कॉर्बेट को बड़ा शिकारी बना दिया था। पहली बार 1907 में 31 साल की उम्र में उन्होंने चंपावत में एक बड़े आदमखोर का शिकार किया। शिकार और जंगलों की गहन जानकारी रखने की वजह से उनके चर्चे होने लगे। लेकिन जहां लोग जानवरों के हमलों से परेशान थे, वहीं उस दौर में यानी कि 1920-1922 के आसपास सुल्ताना डाकू पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। वह जीते जी किंवदंती बन चुका था। खौफ इतना कि जिस पुलिस थाने के आगे से सुल्ताना की कुमुकु गुजरती, वहां सिपाही उसे अपने हथियार सौंप देते। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जंगलों में उसके रहने के कई अड्डे थे, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक वह डकैती डालकर आ जाता था। उसका खुफिया तंत्र भी पुलिस से ज्यादा मजबूत था। उसे पकड़ने की कई नाकाम कोशिशों के बाद अंग्रेज सरकार ने तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर फ्रेडी यंग को तैनात किया। चूंकि जिम कॉर्बेट प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई के जंगलों में शिकार किया करते थे। जंगलों में जिम के लंबे अनुभव के चलते ही फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को पकड़ने में अपने हाथ जोड़ने को कहा। किस्से में जिम लिखते हैं कि वह महीनों फ्रेडी यंग और उनके 300 सैनिकों और 50 घुड़सवारों वाले दस्ते के साथ जंगलों में भटकते रहे। इस दौरान कई बार वे लोग सुल्ताना के ठिकानों के नज़दीक पहुंचे, लेकिन वह बच निकला। ऐसे ही एक छापे के दौरान जिम कॉर्बेट और फ्रेडी यंग नजीबाबाद के जंगलों में सुल्ताना के अड्डे के नज़दीक पहुंच गए। अभी वे कुछ ही दूरी पर थे कि उनके साथ के एक जोशीले सिपाही ने एक मचान पर निगाह पड़ते ही अपनी बंदूक से गोली दाग दी। मचान पर चौकीदारी कर रहे दोनों आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरे और घोड़ों पर सवार होकर अड्डे की तरफ रवाना हो लिए। फ्रेडी ने गरजदार आवाज से अड्डे पर हमले का हुक्म दे दिया। सुल्ताना का अड्डा एक छोटे से टीले पर था। वहां 3 टेंट लगे हुए थे और फूस की एक झोपड़ी में रसोई थी। डाकू बंदूकें, कारतूस, कपड़े वगैरह काफी सामान छोड़ वहां से गायब हो चुके थे। सामने पेड़ पर जिबा किए हुए 3 बकरे भी लटक रहे थे। अड्डे के पास वाले नाले में 10-12 लोगों के भागने के निशान थे। जिम अपनी किताब में बताते हैं, यहाँ नाला करीब 15 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा था। नाले के किनारे फ्रेडी एंडरसन और मैं करीब 200 गज चले होंगे कि डकैतों के पांव के निशान ककड़ीरी जमीन पर गुम हो गए। वहां नाला कुछ चौड़ा हो गया था। बाएं किनारे पर जहां हम खड़े थे, उसके नजदीक ही बरगद का पेड़ बड़ी शान से खड़ा था। इस बड़ की टहनियां इतनी घनी थी कि अपने आप में ही जंगल जैसा मालूम होती थी। इस पेड़ की डालियां नीचे तक आकर धरती को छू रही थी। मुझे लगा कि यह पेड़ किसी के छिपने के लिए बेहतर जगह हो सकती है। मैं नाले के किनारे बढ़ रहा था और इस वक्त पानी मेरी ठुड्डी तक था। मैंने किनारे पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई पकड़ नहीं मिल पा रही थी। लिहाजा मैंने ठोकर मारकर नरम मिट्टी में पांव रखने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी मेरे पांव का बोझ पड़ते ही पानी में घुल जा रही थी। मैं पार जाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे गोलियों की बौछार सुनाई दी। वापस दौड़कर हम अड्डे के पास पहुंचे तो देखा वहां हमारा एक हवलदार जख्मी हालत में पड़ा था। गोली हवलदार का सीना पार कर गई थी। उसके पास ही एक डाकू भी जख्मी हालत में था।
इन दोनों लोगों का अस्पताल पहुंचने के फेर में डाकुओं का पीछा करने का ये काम फिलहाल रद्द करना पड़ा और सुल्ताना एक बार फिर बच निकला। कुल मिलाकर 15 बार ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद भी वह हाथ नहीं लगा। आखिर दिसंबर 1923 में मुखबिरों की सूचना पर फ्रेडी ने जाल बिछाकर सुल्ताना को पकड़ने में सफलता पाई। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में सुल्ताना को हिंदुस्तान का रॉबिन हुड कहा है। उन्हें सुल्ताना से काफ़ी हमदर्दी थी। सुल्ताना के पकड़े जाने के बाद वे भेद खोलते हैं कि उस दिन बड़ के पेड़ के पास पीछा करते हुए उसने मेरी और मेरे दोस्तों की जान बख्श दी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए पेन पॉइंट। धन्यवाद।